हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। ओके, तो लीगल एस्पेक्ट्स के एमसीक्यू जो है वो तो इसी तरह से हम अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड या सब टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज लाने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो इस तरह के अलग अलग वीडियोज़ के लिए ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं कि अभी इसमें हमने कौन से एमसीक्यूज लाए हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब कि जैसे हमने देखा कि लीगल एस्पेक्ट्स में अलग अलग तरह के एक्ट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, ओके, और कंपटीशन एक्ट हो, एमआरटीपी एक्ट हो। तो इस तरह के जो अलग अलग एक्ट्स हैं, उस एक्ट्स के अंडर अलग अलग तरह की प्रोविजंस दी हुई है। मतलब सेल परचेज से रिलेटेड या फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, ओके, कंडीशंस दी हुई है अलग अलग तरह की। तो उसके बेसिस पे ही हमने कुछ एमसीक्यूज लाए हैं। पहला जो क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो उसके हिसाब से द प्राइस ऑफ गुड्स मीन्स, मतलब जो भी गुड्स की प्राइस है तो उसका नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें क्या मतलब है। द वैल्यू ऑफ गुड्स, ओनली द मनी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ गुड्स, अदर गुड्स विच आर वर्थ ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नन ऑफ द अबव। ओके, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड ओनली द मनी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ गुड्स। ओके, क्योंकि जो सी है अदर गुड्स विच आर वर्थ ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो नहीं, अदर गुड्स का इसमें सवाल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नन ऑफ द अबव ये भी नहीं आएगा। और अभी हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि वैल्यू ऑफ गुड्स आएगा या ओनली मनी इक्विवेलेंट आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बेस्ट आंसर चूज़ करना है कि जिसका एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे हमें लग रहा हो। ओके, तो वैल्यू ऑफ गुड्स आएगा या ओनली द मनी इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वैल्यू लेंगे तो वैल्यू में क्या क्या आता है। वैल्यू में आप उस गुड्स के बदले में कुछ भी दे सकते हो, प्रॉपर्टी पेपर्स, पर्टिकुलर असेट दे सकते हो, गोल्ड दे सकते हो, बट ओनली मनी इक्विवेलेंट, इसका मतलब मॉनिटरी में आप दे रहे हो, मतलब कैश में आप पैसे दे रहे हो, कैश या चेक में दे रहे हो। उस पर्टिकुलर गुड्स की जो वैल्यू है या प्राइस है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ गुड्स। दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द डॉक ओनर। डॉक, आपको पता है कि डॉक यानी कि क्या, कि मतलब सी के नियर बाय जो प्लेस होती है जहाँ पे स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर किया जाता है, चाहे वो वुडन स्ट्रक्चर हो, चाहे वो किसी अलग मेटल का हो। तो वहाँ पे अलग अलग तरह की शिप्स, बोट जो होती है तो वहाँ पे वो रखी जाती है, ओके, या फिर रिपेयर की जाती है। ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, डॉक। तो उसका जो मालिक है वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट इशू करता है। ऑथोराइजिंग नेम ऑफ द पर्सन हु कैन रिसीव पोजेशन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, मतलब वो क्या करता है कि वहाँ पे डॉक ओनर जो है वो डॉक्यूमेंट इशू करता है कि शिप में जो भी सामान आया है तो उसका नाम वो वहाँ पे लिखता है, और उस पर्सन को वो गुड्स जो है वो उसका पोजेशन देते वक्त, मतलब उसके हवाले करते वक्त वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वो जो गुड्स है तो वो शिप में आए हैं, तो वो शिप उसके गुड्स का जो मालिक है उसके पास हमें देने होंगे। तो उसके साथ साथ डॉक ओनर जो है वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट देता है कि बाबा मेरे पास जो गुड्स आए हैं मैंने आपके पास दे दिए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रूफ रहेगा कि यस मैंने जो गुड्स थे वो आपके पास दिए हैं, सो आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वेयर हाउस का कुछ सवाल ही नहीं है, क्योंकि वेयर हाउस का यहाँ पे पूछा ही नहीं है। डिलीवरी दी है क्या यहाँ पे, नहीं, डिलीवरी भी नहीं दी है। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक वारंट। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन द गुड्स आर बोर्डेड मीन्स लोडेड ऑन शिप, मतलब जब शिप में जो भी सामान है वो दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए जब हम लोड करते हैं या ऑन अ शिप और ट्रक, द एक्नॉलेजमेंट गिवन बाय कैप्टन और एनी ऑथराइज्ड पर्सन ऑन शिप ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज कॉल्ड, मतलब शिप ट्रांसपोर्ट एजेंसी का कोई भी एक ऑथराइज्ड पर्सन, चाहे वो कैप्टन हो सकता है या और कोई उस स्पेसिफिक काम करने के लिए। तो कैप्टन क्या देता है इसके बदले में, जिसने भी वो उस गुड्स का पोजेशन लिया है शिप में, ठीक है, दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए गुड्स के ओनर से, तो वो जो
पर्सन है या कैप्टन है वो गुड्स के ओनर को क्या कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा जो है तो वो डॉक ओनर देता है। ओके, वेयर हाउस, यहाँ पे वेयर हाउस का सवाल ही नहीं है क्योंकि हम शिप की बात कर रहे हैं। डिलीवरी भी नहीं आएगा क्योंकि डिलीवरी यहाँ पे भेजी नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि डिलीवरी का कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे इस सेंटेंस में दिखाई नहीं दे रहा है। करेक्ट आंसर इज बिल ऑफ लैडिंग। मतलब बिल ऑफ लैडिंग ये जो डॉक्यूमेंट है ये कैप्टन की तरफ से गुड्स के ओनर को दिया जाता है एज अ एविडेंस और एज अ प्रूफ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ओके, कि आपसे हमने क्या लिए हैं, गुड्स लिए हैं और हम आपको क्या दे रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं एज अ प्रूफ करके, कि बाद में आप ऐसे ना बोलो कि हमने आपके पास गुड्स ही नहीं दिए थे तो फिर हम पेमेंट कैसे करें। ये गुड्स के ओनर से कुछ कंप्लेंट ना आए इसलिए उसको वो दिया जाता है, और ये दोनों की सेफ्टी के लिए होता है। ये आंसर आएगा। आई होप आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ डॉक्यूमेंट इशूड टू सर्टिफाई दैट द गुड्स आर रिसीव्ड एंड आर इन पोजेशन ऑफ वेयर हाउस कीपर। अभी यहाँ पे क्या है कि वेयर हाउस कीपर मतलब जो क्या करता है, गुड्स को स्टोर करके रखता है टिल द डिमांड अराइजेस। मतलब जब तक डिमांड नहीं आती है पर्टिकुलर गुड्स की तब तक वेयर हाउस कीपर अपने पास गुड्स को स्टोर करके रखता है। ओके, तो उसको वर फिंगर भी कहते हैं। उसके बदले में वो क्या देगा, यहाँ पे आंसर आपको पता चल ही जाएगा। हमने डॉक वारंट का जो है वो क्वेश्चन लिया था। डॉक वारंट नहीं आएगा, बिल ऑफ लैडिंग भी नहीं आएगा, एंड डिलीवरी तो अभी तक हुई ही नहीं है क्योंकि स्टोर किया हुआ है माल या फिर स्टोर किया हुआ है जो भी गुड्स या सामान है वो। तो आवर करेक्ट आंसर इज़ वेयर हाउस कीपर्स और वर फिंगर सर्टिफिकेट। ये दिया जाता है किसकी तरफ से, वेयर हाउस कीपर की तरफ से उस गुड्स के ओनर को, कि जब तक डिमांड अराइज नहीं होती तब तक हम ये गुड्स जो है वो आपके पास रखने वाले हैं। इसका मतलब क्या कि जो वेयर हाउस कीपर है उसके पास जो ओनर है गुड्स का, ओके, तो वो क्या देता है, गुड्स देता है। ओके, और ओनर को क्या मिलता है इसके बदले में, ये जो सर्टिफिकेट है ये मिलता है एज अ प्रूफ, कि बाद में अगर उसे देखना हो या फिर बाद में अगर उससे किसी को बताना हो कि मेरे गुड्स कहाँ पे हैं, स्टोर करके रखे हुए कहाँ पे हैं, कौन से वेयर हाउस में हैं, उसके डिटेल्स उसके साथ में रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस सर्टिफिकेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट द प्राइस ऑफ गुड्स मीन्स। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमने क्या देखा था इसका आंसर कि मॉनिटरी वैल्यू में जो भी आएगा वो इसका क्या होगा, प्राइस होगा गुड्स का। किसी भी गुड्स की जो प्राइस होगी वो मॉनिटरी टर्म्स में होगी। सो इसलिए गुड्स जितने रुपीज़ के हैं उसी के रिलेटेड जो भी हम मॉनिटरी वैल्यू कैश इन द फॉर्म ऑफ चेक देंगे तो उसको हम क्या कहलाएंगे, प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है कि व्हेन द ओनर ऑफ द गुड्स प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट। गुड्स का जो ओनर है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है mentioning the name of particular person to whom the goods are ordered to be delivered by the person who is holding the goods is called as। मतलब कि जो ओनर है गुड्स का प्रिपेयर्स डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है मेंशनिंग द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन का वहाँ पे नाम लिखता है उस डॉक्यूमेंट में, जिसको वो क्या करने वाला है, गुड्स डिलीवर करने वाला है। ओके, बाय द पर्सन हु इज़ होल्डिंग द गुड्स इज कॉल्ड एज। मतलब अभी गुड जो है वो जिसके पास है वो पर्सन क्या करने वाला है। तो यहाँ पे स्विगी या जोमेटो क्या करते हैं, पिज़्ज़ा प्रोवाइड करते हैं, बट किसको प्रोवाइड करते हैं, जो भी कस्टमर है उनको। तो जो कस्टमर है वो जब डिलीवरी ऑर्डर करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या पिज़्ज़ा की, तब जो डिलीवरी बॉय है वो क्या करता है, पिज़्ज़ा उसके कस्टमर को पहुँचाता है। उसके साथ साथ वो डिलीवरी बॉय जो है वो क्या करेगा, जो रिसिट है या फिर जो भी उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके डिटेल्स उस कस्टमर को देगा कि उसके पास क्या रहे, कस्टमर के पास प्रूफ रहे कि हमने आपको डिलीवरी कर दी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके बेसिस पे मतलब ए बी एंड डी के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आएगा, डिलीवरी ऑर्डर। ये जो डॉक्यूमेंट है जिस पे नाम लिखा होगा उस कस्टमर का जिसने डिलीवरी ऑर्डर की है। ओके, तो ये कौन इशू करेगा, जो डिलीवरी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सेल इज बाय सैंपल एज बाय डिस्क्रिप्शन। अभी सैंपल मतलब कि जो अभी यहाँ पे सैंपल यानी क्या,
तो पर्टिकुलर जब हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तब, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब राइस खरीदने जाते हैं तब जो सेलर है वो हमें राइस एक सैंपल के हिसाब से एकदम अच्छा राइस दिखाता है। एकदम रेप्यूटेड सेलर हो या फिर पॉपुलर सेलर अगर उस एरिया में हो तो वो ऐसा नहीं करेगा कि वो दिखा कुछ और रहा है और बेच कुछ और रहा है। बट ऐसे सेलर्स होते हैं कि जो क्या करते हैं, दिखाते और है सैंपल और देते कुछ और है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सैंपल जो है तो वो सेलर जो है वो सैंपल के हिसाब से ही होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि दिस प्रोडक्ट इज़ वेल टेस्टेड। हम लेते हैं एग्जांपल डिटर्जेंट का कि इससे कपड़े बहुत साफ़ होते हैं, बहुत ही मतलब एकदम चमकीला या फिर सेंटेड, इस तरह का जो भी डिस्क्रिप्शन दिया होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो उसी तरह का वो प्रोडक्ट है क्या, उसी तरह के रिजल्ट्स वो प्रोडक्ट दे रहा है क्या, ये कस्टमर को चाहिए होता है। तभी वो कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। बट अगर सैम्पल एंड डिस्क्रिप्शन डिफरेंट हो और एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो कुछ और ही निकले, द इम्प्लाइड कंडीशन इज़ दैट गुड्स शैल मैच विथ, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी गुड्स है तो वो किसके साथ मैच होने चाहिए, जो सैंपल दिखाया है उसके साथ, जो डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट पे लिखा हुआ उसके साथ, या दोनों के साथ, या फिर सैंपल या तो डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पे जो है ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर अगर कुछ ख़रीदने जाता है तो वो दिमाग में क्या लेता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ एप्पल, हम छोटा एक फ्रूट भी ख़रीद लें तो हम उस फ्रूट को कभी कभी क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि वो अच्छा है या नहीं। उसको हम क्या करते हैं, कट करके मांगते हैं कि सच में ये अच्छा है या नहीं। तो वो जो दिखाया उसने वो सैंपल है, तो हो सकता है कि उसने कुछ अच्छी क्वालिटी का सैंपल दिखाया हो और हमें जो बेचने वाला है वो क्या हो, वो अलग ही निकले। होता है कभी कभी ऐसा। तो ये सैंपल का जो पॉइंट है वो तो आएगा ही, क्योंकि सैंपल जो दिखाया है उसने उसी तरह का हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड डिस्क्रिप्शन, एक पर्टिकुलर जूस है, ठीक है, हम लेने वाले हैं, उस पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, या फिर ये हार्मफुल नहीं है, ये सेहत के लिए अच्छा है। और अगर एक्चुअल में अगर वो कस्टमर उसको परचेस करे एंड उसको कंज्यूम करे, तो अगर उसके ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखे या फिर उसकी एक्सपायरी डेट मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका हो, तो फिर क्या होगा, उस कस्टमर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मैटर करता है। सो आवर आंसर इज़ बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, सो इम्प्लाइड कंडीशन क्या होगी, कस्टमर को क्या चाहिए रहेगा, बिना बोले, इम्प्लाइड यानी कि क्या, बिना बोले, बिना एक्सप्रेस किए सेलर ने कैसा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, जो सैंपल उसने दिखाया है वो, प्लस जो डिस्क्रिप्शन उसने प्रोडक्ट पे दिया है उस तरह का प्रोडक्ट उसने बेचना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंडीशन इज द स्टिपुलेशन। हमने इसके पहले के वीडियो में भी देखा था कि कंडीशन यानी कि क्या होता है कि जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ कंडीशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल हम कोई कार या कोई बाइक या फिर कोई टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर परचेस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम लमसम में अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं तो वो क्या कंडीशन डालते हैं हमें कि आपको क्या करना होगा कि आप जितनी जल्दी, मतलब इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, बट आपको अगर जितनी जल्दी वो इंस्टॉलमेंट कवर होगा उतना वो प्रोडक्ट आपको सस्ता पड़ेगा, और जितना इंस्टॉलमेंट्स आप देरी से करोगे, मतलब गैप जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो उतना ज़्यादा आपको वो अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब अगर 3 महीने के लिए इंस्टॉलमेंट हमें देना पड़ता है तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम आती है, कम देनी पड़ती है हमें, बट वही प्रोडक्ट जो है उसको हम 5 या 6 इंस्टॉलमेंट्स में अगर हम देंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। तो इस तरह की जो होती है मेन प्रोडक्ट के साथ उसने जो कंडीशन दी है ओनर ने, तो वो क्या होगी, कंडीशन होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेन प्रोडक्ट इसेंशियल टू द मेन पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जो मेन पर्पज़ है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके साथ जो होती है उसको हम कंडीशन बोलते हैं। नॉट इसेंशियल टू मेन पर्पज़ ये तो नहीं आएगा, कोलैटरल ये भी नहीं आएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब जो भी वारंटी यानी कि क्या पे बोला था हमने, ये भी एक स्टिपुलेशन ही होता है। मतलब यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो इस ड्यूरेशन तक क्या होगा, आपको काम में आएगा, या फिर इसकी जो वारंटी है वो 1 साल की है, 2 साल की है। ओके, जो मेन पर्पज़ जो है तो उसके साथ ये भी आपको एक स्टिपुलेशन दी जाती है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट जो है वो
ज़्यादा दिनों तक काम में आ सकता है। सो ये हम क्या बोलते हैं, इसको वारंटी बोलते हैं। मतलब ये एक गारंटी की तरह काम करता है कि आपने हमसे जो प्रोडक्ट ख़रीदा है तो वो इस तरह का होगा या इस पीरियड तक आपको काम में आएगा। तो अगर वारंटी को तोड़ा गया है, मतलब वारंटी फुलफ़िल नहीं हुई है, बीच में ही तोड़ा गया है, तो इस केस में बायर जो है, जो खरीदने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, क्लेम डैमेजेस कर सकता है, रिटर्न द गुड्स बैक टू द सेलर, मतलब जो गुड्स है तो वो सेलर को फिर से रिटर्न करेगा, या रेफ्यूज़ टू पे द प्राइस को पे ही नहीं करेगा, या रिफ्यूज़ टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब वो डिलीवरी ही नहीं देगा। इस तरह से हो सकता है क्या? नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे, रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर वारंटी को तोड़ा गया है कॉन्ट्रैक्ट में से, तो कॉन्ट्रैक्ट को बायर क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसे आगे नुकसान ना हो। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वारंटीज आर स्टिपुलेशन। वारंटी क्या होती है, किस तरह का स्टिपुलेशन होती है? इसेंशियल, ये तो हमने किस में देखा था, कंडीशन में देखा था। नॉट इसेंशियल टू मेन पर्पज, ये भी नहीं आएगा। कोलैटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जो भी मेन पर्पज़ है उस प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट का मेन पर्पज़ क्या, कि उसने कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए, या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो भी सैम्पल दिखाया है, उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके। एंड जो बायर है उसने भी टाइम मिनिमम, मतलब जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसमें जो प्रोडक्ट के पैसे हैं वो देने चाहिए। जो होता है वो होता है वारंटी। ओके। ये कोलैटरल यानी सेकेंडरी आता है आफ्टर कंडीशन। आई होप आपको आज के भी जो क्वेश्चंस या एमसीक्यूज थे वो अच्छे लगे होंगे। इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।